ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने लुसेंट सीरीज चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास पहले ही कर चुके हैं और ये आज हम लोगों का तीसरा क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत हम लोग वैदिक सभ्यता से करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका ईस्वी है यानी 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच जिसका काल, और वही उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। यानी कि ऋग्वेद कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी वैदिक युग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा। वही दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। यानी कि आर्यों का भारत में जब आगमन हुआ था तो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? तो वो था क्षेत्र पंजाब एवं अफगानिस्तान। मैक्समुलर ने आर्यों का कुल मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यानी कि मैक्समुलर एक इतिहासकार थे जो एक्सेप्टेबल है ये सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि जो आर्य है वो कहाँ से आए थे भारत में? तो वो आए थे मध्य एशिया से। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। यानी आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत था। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। यानी कि आर्य शब्द जो है वो भाषा शब्द को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई अवरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि ये अवरोही क्रम है। तो हम लोग चलिए बढ़ते क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में क्या आता था? राष्ट्र, दूसरा जन। पहला राष्ट्र, दूसरा जन, तीसरा विश्व, चौथा ग्रामीण और 5वां कुल। यानी 5 भागों में बांटा गया था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व का प्रधान को विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहते थे। यानी कि जन के जो शासक हुआ करते थे उन्हें राजन कहा जाता था। उस तरह से यानी कि राजा मान लीजिए। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। यानी कि राज्य के अधिकारियों में, जो राज्य के संचालन में जो अधिकारी नियुक्त होता था उसमें सबसे उच्चतम यानी कि उच्चतम कौन थे? पुरोहित एवं सेनानी थे, प्रमुख। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी थे। यानी कि उस समय 2 प्रमुख थे, 2 प्रमुख पुरोहित थे, जिसमें से एक थे रूढ़िवादी थे, वो यानी कि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ मुनि जिसे बोला जाता है। वशिष्ठ क्या थे? रूढ़िवादी। और विश्वामित्र उदार प्रवृत्ति के पुरोहित थे। चलिए, सूत रथकार और कामविदी नामक अधिकारी रत्न कहे जाते थे। यानी कि सूत रथकार और कामविदी नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाजपति क्या था? वाजपति था गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। वाजपति क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी। और उग्र क्या था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का काम था। वही में नेक्स्ट देखते हैं। भागदूह क्या था? राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। चलिए ये पहले हम लोग ये बॉक्स देखते हैं, उसके बाद दिशा और उत्तर वैदिक काल शब्द और राजा का नाम। तो चलिए पूर्व दिशा के देखते हैं। पूर्व में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नोट से। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि ऋग्वेद के को टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है, लेकिन किसी भी जगह न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। उस समय जो 2 संस्था प्रचलित थी, जिसमें सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिसमें सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की ही संस्था थी। इस समय का राज्यसभा मान लीजिए, उस समय का क्या था? सभा, जिसमें विद्वान लोगों की थी और श्रेष्ठ लोगों की। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जैसे कि लोकसभा जो जनता के द्वारा चुन के गया है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लिया करती थी। यानी कि
ऋग वेद काल में यानी वैदिक काल में स्त्रियां की स्थिति क्या थी, कुछ हद तक ठीक थी उसमें, यानी सभा एवं समिति में भाग लिया करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा करता था। युद्ध के लिए यानी कि युद्ध के लिए कविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्ठ शब्द का, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी कि उस समय जो भी युद्ध हुआ करता था वो गाय से रिलेटेड हुआ करता था, यानी कि गायों को कोई चुरा लिया या गायों को जीतना है तो उसके लिए युद्ध हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परोसनी नदी, वर्तमान के रावी नदी तट के पर सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुआ था। यानी कि 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, परुसनी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। उसमें सुदास एक राजा था और उसके खिलाफ टोटल कितने राजा युद्ध कर रहे थे, 10 राजा, जिसमें सुदास फिर भी विजय हुआ। और इसका उल्लेख किसमें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि ऋग्वेद के समय में समाज कितने वर्णों में बटा था, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह यानी कि यह कर्म पे आधारित था, यानी कि जो जिसका काम जो करेगा वो उस वर्ण में कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, जन्म पे हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के प्रमुख से यानी मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघा से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। यानी कि आर्य का समाज कैसा था, पितृ प्रधान। वही सिंधु घाटी सभ्यता का था, मात्र सत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इस समय तक स्त्रियां भी यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ भाग लिया करती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। यानी कि उस समय तक बाल विवाह या पर्दा प्रथा ये सब प्रचलित नहीं थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग प्रथा भी कहा गया है। यानी कि जब मान लीजिए कोई महिला है जिनकी पति कोई कारण से डेथ हो गया, तो वो अपने छोटे यानी कि देवर से यानी कि छोटे यानी कि अपने पति के छोटे भाई देवर से शादी कर सकते थे। और इसमें एक और कंसेप्ट है नियोग प्रथा, जिसमें नियोग प्रथा में क्या होता था, मान लीजिए कोई महिला है जिनकी मतलब पति से बच्चा नहीं हो रहा है, तो अपने देवर के साथ संबंध बना के बच्चा पैदा करते थे, उन्हें नियोग प्रथा भी कहा जाता था। वो भी इम्पोर्टेंट है पर इसमें नहीं दिया गया है शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में यानी कि लोपामुद्रा, घोपा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्री का वर्णन मिलता है। यानी कि उस समय लगभग बहुत सारी स्त्री थी, जिसमें से जिसका कुछ लोगों का नाम दिया गया है, लोपामुद्रा, गोपा यानी घोपा यानी सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवाकल्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। यानी कि गार्गी एक महिला थी, ने यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। यानी दोनों के बीच मतलब तर्क संगत बातें हुआ था, उसका उल्लेख दिया गया है। चलिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। यानी कि जीवन भर जो महिला अविवाहित रहती थी उसे क्या कहा जाता था, अमाजू। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहुती यानी कि वहुती। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। यानी कि अपने जीविका उपार्जन करने के लिए जो वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक हुआ करते थे उस समय, उसे क्या कहा जाता था, उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, जो ऋग्वेद के 9वां मंडल में उल्लेख किया गया है। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य कितने प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, यानी कि अंदर में जो कपड़े पहनते थे उसे नीवी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन, यानी कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे, यानी कि संगीत, रथ दौड़ा, घुड़सवार, घुड़दौड़ा, यानी कि सूत कीड़ा। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। यानी पूछेगा आर्य लोग जो थे वो मनोरंजन के लिए किस किस का साधन का उपयोग करते थे? तो पहला संगीत का, उसके बाद रथ दौड़ा, उसके बाद घुड़दौड़ा, यानी कि रथ का दौरा करते थे, घुड़सवारी करते थे, इन सब का मनोरंजन के तौर पे यूज करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछेगा तो क्या था? मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन दूसरा वही पूछे तो कृषि। पहला लेकिन पशुपालन। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, यानी महर्षि कनाद जो थे वो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं उनको। गाय को अध्यन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु के वर्ग में, यानी इस श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। यानी उस समय जो गाय की हत्या करता था उसे देश से निकालने और मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, यानी कि धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। और धनी व्यक्ति कौन होता था? जिनके पास जितनी अधिक गाय होगी, यानी कि जानवर यानी पशु हो गए। आर्यों का प्रिय पशु पूछे तो आर्य का क्या था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, यानी कि आर्यों द्वारा सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया गया था? लोहा, जिसमें श्याम अयस्क कहा गया है। यानी कि ये लोहा को क्या कहा गया है वैदिक युग में? श्याम अयस्क। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है, यानी लोहत। चलिए नोट वाले हम देखते हैं पहले। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था, यानी कि लोहा का आविष्कार कब हुआ था भारत में? तो लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था, यानी व्यापार के लिए जो व्यक्ति दूर दूर तक की यात्रा करता था उसे क्या कहा जाता था? पनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी उस समय जो मुद्रा के रूप में क्या था? विनिमय प्रणाली थी, यानी कि हमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा गया है? बेकनाट। ऋण यानी कि ऋण से ब्याज से कमाने वाले को क्या गया है? बेकनाट, यानी कि सूदखोर हिंदी में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, यानी कि मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? अग्नि का। चलिए ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई, यानी सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार, यानी गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मात्र 1 बार किया गया है, वहीं यमुना का 3 बार किया गया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, यानी सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। और सबसे कम उल्लेख गंगा का। और उसके बाद 3 बार उल्लेख किसका किया गया है? यमुना का। और सर्वाधिक बार सिंधु नदी का। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए उत्तर वैदिक काल आ गया, लेकिन देखते हैं हम लोग उससे पहले ये बॉक्स हम लोग देख लेते हैं जो छूट गया था। चलिए प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो दर्शन का नाम है चरवाक। चरवाक का प्रवर्तक चरवाक ही है। और दर्शन क्या है? पूर्व मीमांसा। और प्रवर्तक जैमिनी। योग का पतंजलि। और उत्तर मीमांसा संख्या का कपिल। और न्याय का गौतम। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वज्रयान का। और वैशेषिक का कनाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉक्स वाला।
ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी कि ऋग वेद के समय जो भी नदी था उसका उस समय का नाम और अभी उसे क्या बोला गया है। तो क्रुब को कुर्रम बोला गया अभी वर्तमान में, और कुभा को काबुल कहा गया है, और बितास्ता को झेलम कहा गया है, और अस्कनी को चिनाब कहा गया है अभी। परुसनी यानी कि रावी नदी को कहा गया था जाता था, और सतुद्री को सतलज को कहा जाता था। बिपाशा यानी कि ब्यास नदी को कहा जाता था, और सदानीरा यानी गंडक नदी को क्या कहा जाता था, सदानीरा। और वही दुष्दधती को घग्घर कहा जाता था। गोमती यानी कि गोमल को गोमती, और श्वेत को सुवस्तु। चलिए नेक्स्ट हम लोग उत्तर वैदिक काल में अब आ गए हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, यानी कि वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो किस पे थे, कर्म पे थे, यानी कि व्यापार, जो जिस चीज़ का व्यापार करेगा उस वर्ण में चला जाएगा। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ये जन्म पे हो गया, यानी कि कोई ब्राह्मण के पेट से बच्चा पैदा लिया तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, लेकिन वही शूद्र में कोई ब्राह्मण भी वाला काम भी करेगा तो वो क्या कहलाएगा, शूद्र ही कहलाएगा। चलिए उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल रेखा का सीता कहा जाता था। हल को सिरा एवं हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता। माने कि हल से जो खेत जोता जाता था तो वो हल को क्या कहा जाता था, सिरा, लेकिन वही हल की जो रेखा होता था जोत के लिए उसे क्या कहा गया, सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, यानी कि पूछेगा उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता था, तो क्या बोलिएगा आप लोग, निष्क और शतमान। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन उस समय सिक्का जो थे, जो बाद में सिक्का का प्रचलन हुआ था, उस सिक्का का कोई प्रमाण अभी तक वर्तमान में नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, यानी संख्या जो दर्शन है, संख्या दर्शन, वो भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, यानी मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। चलिए इससे आगे हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।